नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं जिसका बिल्कुल बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर के अंदर हम पढ़ेंगे। पीछे वाली क्लास में आईटी के बच्चों को बिल्कुल ट्रांसफार्मर का टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ा दिया गया है और अभी दूसरा भाग के अंदर मैं ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको मैं किस नाम से जानता हूँ। मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए कॉपी में। यानी अपने ट्रांसफार्मर में फ्लक्स के अनुसार बात करें तो वर्गीकृत अपने ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो प्राइमरी वाइंडिंग को अधिक से अधिक चुंबकीय फ्लक्स काटे उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? सेपरन। क्या बोलते हैं? सेपरन बोलते हैं। ठीक है, यानी जो चुंबकीय फ्लक्स, यानी ऐसा लिखो, जो चुंबकीय फ्लक्स अधिक से अधिक प्राइमरी वाइंडिंग को काटे उसको सेपरन कहते हैं। जो वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग को अधिक से अधिक काटी जाए उसको अनोन्यीकरण कहते हैं। अनोन्यीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनोन्यीकरण। अनोन्यीकरण किसको कहते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग में जो अधिक से अधिक चुंबकीय फ्लक्स करता है उसको अनोन्यीकरण कहेंगे, जबकि प्राइमरी वाइंडिंग को अधिक से अधिक चुंबकीय फ्लक्स करता है उसको सेपरन कहेंगे। ये चीज भी आप नोट रख लें। साथ साथ में मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसफार्मर ईएमएफ किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में विद्युत वाहक बल का समीकरण देखते हैं। मैं लिख रहा हूँ परिणामीतर का विद्युत वाहक बल का समीकरण देखते हैं। ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल का समीकरण जिसको बोलते ईएमएफ, जिसको आप बोलते ईएमएफ, वह किस प्रकार से कार्य करता है वहां पर आप लोगों को बिल्कुल समझना है। ईएमएफ बराबर आप लोगों को ट्रांसफार्मर का ईएमएफ बराबर फाई एफ एन, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर विद्युत वाहक बल का समीकरण होता है, जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उस पर किस पर निर्भर करता है। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, यानी पहली बात करता है, यानी फाई का मतलब चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर का आपका जो फाई है वह किस पर निर्भर करता है? चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। आगे मैं बात करूं कि एफ किस प्रकार है? प्रत्यावर्ती, यानी ट्रांसफार्मर में, यानी एफ किस पर करता है? ट्रांसफार्मर जिसको बोल दूं मैं परिणामीतर आवर्ती पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवर्ती पर निर्भर करता है। फिर मैं बात करूं यहाँ पर करूं मैं नंबर एन, यानी ट्रांसफार्मर किस पर निर्भर करता है कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो परिणामीतर होता है वह आपका जो निर्भर करेगा वह आपका लिखे कुंडली के चक्रों की संख्या पर निर्भर करता है। बात आई समझ में? ठीक है, तो आप बात कर सकते हो ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल का समीकरण ईएमएफ बराबर होता फाई एफ एन। ट्रांसफार्मर के अंदर चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करेगा, ट्रांसफार्मर आवृत्ति पर निर्भर करेगा, ट्रांसफार्मर कुंडली के चक्रों की संख्या पर निर्भर करेगा। अब आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि ट्रांसफार्मर के यहाँ पर ट्रांसफार्मर में प्रत्यावर्ती धारा में 4 बार शून्य आता है। तो मैं आपको बात बोलूं कि ट्रांसफार्मर के अंदर ई बराबर, आपसे बोलूं ईएमएफ बराबर 4 फाई एफ एन। सर ऐसा क्यों लिखा? 4 कहाँ से लिखे? जब ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसी धारा प्रवाहित होती है तो इस प्रकार की साइकिल, ऐसी का ये सिंबल, ऐसी का सिंबल है,
एसी का सिंबल ये कहता है कि एसी जहाँ 0 डॉट पॉइंट से निकलता है वहाँ अधिकतम या शिखर मान तक जाता है, फिर वापस 0 पर आता है, फिर वापस 0 से शुरू होता है, फिर 0 पर आता है। कहने का मतलब है कि एसी के अंदर उत्पन्न होने वाले जो न्यूनतम से न्यूनतम मान 0 कितनी बार आता है, तो वह कितनी बार आता है, 4 बार आता है। ट्रांसफार्मर के अंदर यानी 4 इस प्रकार से 0 कितनी बार आता है, 4 बार आता है। यहाँ पर एक बात याद रख ले कि प्रत्यवर्ती धारा एक चक्कर में 4 बार शून्य तथा अधिकतम होता है, तो यहाँ कंडीशन E बराबर 4πfn हो गया है। आप लोगों को बता देते हैं कि आपने यहाँ पर लिख सकते हैं E एवरेज बराबर 4πfn, क्या लिख सकते हैं, 4πfn आराम से लिख सकते हैं। मैं अभी लिख देता हूँ। अपने को निकालना क्या है, एवरेज अपने निकाला है, यहाँ पर अपने को निकालना RMS अधिकतम मान RMS निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, RMS निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको करना पड़ेगा एवरेज अपने E एवरेज इंटू फॉर्म फैक्टर, क्या होगा, फॉर्म फैक्टर। आप समझ गए होंगे। अब मेरी बात समझो कि यहाँ पर आपकी एवरेज वैल्यू कितनी है, एवरेज 4πfn हो गई, ठीक है। यहाँ फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता वे भी डिनोट कर लो। मैं आप लोगों को RMS बराबर अपने एवरेज वैल्यू कितनी है, 4πfn इंटू फॉर्म फैक्टर का मान 1.1। आप इसको गुणा करोगे तो आपका जो मान आएगा वह आपका एवरेज जो इसका मान आएगा वह आएगा 4.44 यानी जो ट्रांसफार्मर का जो मान आया, जो RMS वैल्यू आई है वह अपने पास कितनी आ रखी है, तो आप बोलोगे ये RMS वैल्यू 4.44 या आपकी ट्रांसफार्मर की एवरेज वैल्यू आ चुकी है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं आप लोगों को ये बोलूं कि ये बात तो सर हमको समझ में आ गई, मैं अभी और आपको एक अच्छी तरह और बतानी चाहूँ तो अभी देख लो कि ट्रांसफार्मर के अंदर अपने पास में 2 वाइंडिंग थी, उसके अंदर RMS वैल्यू प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, उसके अंदर RMS वैल्यू कितनी होती है उसके अंदर देखते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के दोनों सूत्र 4.44 ये अपने प्राइमरी वाइंडिंग का जो RMS वैल्यू जो आपने अधिकतम वैल्यू निकाली है। और अब मैं बात करूं कि अपने सर आपने सेकेंडरी वाइंडिंग की नहीं बताई, सेकेंडरी वाइंडिंग की हो जाएगी 4.44 ये दोनों वैल्यू निकल चुकी है। तो मेरे ख्याल से आपको प्राथमिक व द्वितीय दोनों वाइंडिंग का आप सूत्र याद रख सकते हो। वे सूत्र कैसे निकला ये पूरी डिटेल आप देखोगे तब समझ में आ जाएगा। अब मैं बात करूं कि ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम बोलते हैं परिणामीतर, उसका रेशो होता है, उसको कैसे डिनोट करते हैं और उसका कैसे पता करते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि यहाँ पर अपने बात सुनो, आराम से सुनो। ट्रांसफार्मर रेशियो यानी परिणामीतर रेशियो, मैं लिख देता हूँ परिणामीतर, क्या बोल दो भाई, रेशियो। अब देखो परिणामीतर जो रेशियो है अपने ट्रांसफार्मर के अंदर, ट्रांसफार्मर रेशियो है उसको डिनोट किसे करते हैं बेटा, जिसका रेशियो का जो प्रतीक होता है वह प्रतीक लिख लो के होता है। क्या होता है ये कहता है प्राथमिक वाइंड, देखो द्वितीयक वाइंडिंग वह प्राथमिक वाइंडिंग के अनुपात को
परिणामीतर यानी ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं। ट्रांसफार्मर द्वितीय वाइंडिंग व प्राथमिक वाइंडिंग के अनुपात को परिणामीतर रेशियो कहते हैं। अब यानी यहाँ बात ये ध्यान रखें, ट्रांसफार्मर द्वितीय वाइंडिंग के चक्रों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न की संख्या व प्राथमिक वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्नों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं। यानी आप लोग समझ गए होंगे, द्वितीयक वाइंडिंग चक्रों की संख्या व प्राथमिक वाइंडिंग चक्रों की संख्या के अनुपात को ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं। आप लोगों को इसका एक ही सूत्र याद रखना है, के बराबर क्या होता है? के बराबर NS बटा NP बराबर ES बटा EP। क्या हो गया? यानी ट्रांसफार्मर के अंदर नंबर्स ऑफ टर्नों की संख्या सेकेंडरी की, नंबर्स ऑफ टर्नों की संख्या प्राइमरी की बराबर उसके नंबर ऑफ सेकेंडरी का वोल्टेज और अपने प्राइमरी का वोल्टेज, ये बराबर आप सूत्र लिख सकते हो। जब ट्रांसफार्मर के अंदर, जब मैं बात कर रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर के अंदर रेशियो का मान अधिक हो, एक से रेशियो का मान अधिक हो, तो आपका ट्रांसफार्मर कौन सा हो जाएगा बेटा? स्टेप, आप लोग बोलोगे इसको क्या बोलोगे भाई? स्टेप अप ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाएगा। आप आसानी से लिख सकते हो। यानी जब ट्रांसफार्मर का मान, यानी इसको आप बोलोगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जब ट्रांसफार्मर का मान यानी एक से ही कम है, यानी ट्रांसफार्मर का रेशियो का मान 1 से कम है, तो आपका स्टेप क्या हो जाएगा? डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। मेरी बात समझे? जो ट्रांसफार्मर का मान 1 से कम है, जिस ट्रांसफार्मर का मान 1 से कम है, वहाँ पर आपका ट्रांसफार्मर 1 से कम है, वहाँ पर आपका ट्रांसफार्मर का मान क्या हो जाएगा? स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा? आपके सामने लिखा हुआ है। जब ट्रांसफार्मर का मान, रेशियो का मान अधिक है और 1 से, तो स्टेप अप होगा। जब ट्रांसफार्मर का मान 1 का अधिक है, रेशियो का कम है, तो स्टेप डाउन हो जाएगा। स्टेप अप के अंदर कंडीशन क्या होती है, ये भी लिख लो, इधर आगे लिख लो। स्टेप अप के अंदर सर नंबर ऑफ प्राइमरी के अंदर टर्नों की संख्या, सेकेंडरी के अंदर टर्नों की संख्या अधिक होती है और प्राइमरी की कम होती है। यहाँ पर लिख लो कि नंबर ऑफ, यहाँ याद लिखो कि यहाँ पर टर्नों की संख्या प्राइमरी की, सेकेंडरी की तो होती है, सॉरी प्राइमरी की अधिक होती है, जबकि सेकेंडरी की क्या होती है? कम होती है। ये स्टेप डाउन हो गया। सर जब ट्रांसफार्मर का रेशियो का मान 1 बराबर आ जाए, तो वह कार्य करेगा आइसोलेटर की तरह। क्या कार्य करेगा? आइसोलेटर की तरह कार्य करेगा। जब ट्रांसफार्मर का मान, लिख लीजिए, जब ट्रांसफार्मर का रेशियो का मान 1 के बराबर आ जाए, तो वह आइसोलेटर की तरह कार्य करेगा। लेटर की तरह कार्य करेगा, ये भी लिख लेना। तो ट्रांसफार्मर की ये बात भी समझ गए होंगे ने, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन स्टेप अप रेशियो के बारे में भी समझ गए होंगे। ये डिटेल भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, आपके बहुत हेल्प करने वाली है एग्जाम के अंदर। यह आप क्लास को नोट कर लीजिए। फिर मैं बात करता हूँ, ट्रांसफार्मर एक स्थितिक युक्ति है और तथा इसका पावर स्थानांतरण कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर को हम स्थितिक युक्ति है, इसका पावर हम आसानी से स्थानांतरण कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर का एक रेशियो का एक सीधा सूत्र आप याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। एक अच्छी तरह से इस सूत्र को याद रखने का प्रयास करें। मैं कहता हूँ आप इस सूत्र को याद रख लो, बाकी आपको इतना मैं नहीं दूंगा कि आप क्यों आईटी के स्टूडेंट हो, ज़्यादा आपके हो जाएगा, याद नहीं रह पाएगा। तो आप लोगों को कहता हूँ के बराबर, आप बोलोगे के बराबर NS बटा NP बराबर ES बटा EP बराबर IP बटा IS बराबर रूट ZS, Z यहाँ लिखना है ZS बटा ZP। यहाँ इस चीज़ को याद रख लें।
ट्रांसफार्मर के रेशियो का टोटल सूत्र है। यहाँ पर इस प्रकार से इस चीज़ को नोट कर ले कॉपी के अंदर। ये ट्रांसफार्मर रेशियो का सूत्र याद रखना है, आसानी से समझ गए होंगे। और इसके बाद में मैं कहता हूँ ट्रांसफार्मर के अंदर रेशियो का क्या होता है। देखो मैं लिख देता हूँ कि परिणामीतर होता है ना, परिणामीतर, ये जो परिणामीतर जो होता है ये रेशो मात्रहीन होता है। ये क्या होता है, मात्रहीन होता है। मात्रहीन, इसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रकहीन होता है। याद रख लेना इस चीज को, यानी ये मात्रकहीन होता है। आसानी से इसको याद रखें। अब मेरी बात समझ गए होंगे कि ये मात्रकहीन होता है, और यहाँ पर आपके पास ये सूत्र भी समझ गए होंगे। तो ये ट्रांसफार्मर की कुछ कंडीशन थी। अब मैं आपको बताऊं कि ट्रांसफार्मर के अंदर अब पानी डाल दिया जाए तो ट्रांसफार्मर में क्या नुकसान होगा। तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा, उसके अंदर की ट्रांसफार्मर का जो तेल मिनरल ऑयल होता है वह कुचालकता का कार्य करता है। जब पानी डालते हुए चालकता का भाग बन जाएगा, और चालक भाग बनते ही उसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स होंगे वह जो उसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स होंगे, और उसके वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स कटेंगे उसको वह चालक बन जाएंगे। उसकी वजह से वह क्या हो जाए, स्पार्किंग होकर वह जल जाएगा। तो इसलिए ट्रांसफार्मर का ऑयल बिल्कुल क्या होना, कुचालक होना चाहिए, और बिल्कुल उसके अंदर पानी नमी युक्त नहीं होना चाहिए। वह बीदर है, कन्वर्जर टैंक है, सिलिका जेल है, सारी डिटेल्स आगे इस ट्रांसफार्मर के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये आईटी वाले छात्रों के लिए क्लास कैसी लगी, और क्या आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जवाब देना है और बताना है। क्लास अच्छी लगी तो आगे आपको ज़रूर क्लास मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।